अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं असद अली तूर साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है। आजकल मुख्तलिफ़ लोग इनसे नाराज़ नज़र आते हैं जो कभी इनके दोस्त हुआ करते थे, और इनसे आज बात करेंगे। एक तो असद अली तूर साहब को आज ज़हमत देने की बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने हाल ही में मुख्तलिफ़ जो सियासी हलके हैं, मुल्तान या लाहौर, वहाँ पर जाकर ख़ुद इन फील्ड रिपोर्ट किया है और मुख्तलिफ़ लोगों से कुछ सवालात किए हैं जो वहाँ के वोटर्स हैं। और इन्होंने एक एक हलके में जाकर सिर्फ एक जगह पर खड़े होकर प्रोग्राम नहीं किए जो इस तरह के अक्सर हम देखा करते हैं। एक हलके में कम से कम इन्होंने 3-4 मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ लोगों से सवालात किए हैं। हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज़ हैं जिसकी बेस पर इन्होंने कुछ एनालिसिस ड्रॉ किया है। सबसे पहले तो असद अली तूर साहब, आपका शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि क्या देख रहे हैं अवाम इस वक्त, क्या सोच रहे हैं? आप जिन जिन हलकों में गए हैं पहले हमें उनके बारे में बता दें। देखिए, मैं मुल्तान में गया था, मैं लाहौर में गया हूँ, मैंने मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का विज़िट किया है, मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब का हल्का विज़िट किया है। इससे पहले मैं लाहौर में 3 लाहौर की बड़ी मार्केट्स में भी पब्लिक पोल कर चुका हूँ। जो अनारकली बाज़ार है, हाल रोड मार्केट है और लिबर्टी मार्केट है। तो मैंने कोशिश की है जिस हद तक मैं ग्राउंड पर जाकर, मेरे महदूद से वसाइल हैं और तो मैंने उनमें जिस हद तक कर सकता था मैंने कोशिश की, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर बैठ के एक तासुर की बुनियाद पर तबसरे करूँ और कहूँ कि ये चीज़ तो यूँ हो रही है या वहाँ यूँ हो रही है। तो मैंने कोशिश की है कि ग्राउंड पर जाऊँ। तो उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक पीटीआई का ज़ोर नज़र आ रहा है, उसके अंदर हर जगह पर रिफ़्लेक्ट हो रहा है। और आपको समझ आती है कि क्यों मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती फौरी इलेक्शन, और दूसरी सियासी जमातें भी क्यों इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं ले रही। लाइक मैं जिन भी जगहों पर गया हूँ, आपको शायद सुन के शौक़ लगे, किसी भी जगह पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ना अपने बैनर लगाए हुए हैं, ना पोस्टर्स लगाए हुए हैं, ना कुछ है। लीग ने भी नहीं लगाए हुए, किसी ने नहीं लगाए हुए। ऐसा लगता है कि तमाम सियासी जमातें को पता है कि इस दफ़ा इलेक्शन कैसे होने, इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट सीटें बांटेगी कि अदील सरफराज आप 40 सीटें ले लो, असद अली तूर आप 20 सीटें ले लो, आप फ़लाँ आप 70 सीटें ले लो, और अदील सरफराज और आप मिलकर हुकूमत बनाएंगे, असद तूर को हम अपोजिशन में रखेंगे, फ़लाँ को फ़लाँ जगह पे रखेंगे। तो वो एक ऐसा इलेक्शन ही आपको इस माहौल से तो यही नज़र आ रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। तो आप मुल्तान में सबसे पहले बात कर लेते हैं। मुल्तान में आप गए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के भी हल्के में गए थे आप? मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के भी हल्के में गया था, लेकिन मैंने उस सर्वे को नहीं एयर किया। वो उसकी वजह ये थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो साहबजादे हैं मूसा गिलानी, वो उस हल्के से खड़े होते हैं। वो हल्का तकरीबन 20 से 30% अर्बन है, बाकी 70% रूरल है। अगर आपको याद हो, गुज़िश्ता इलेक्शन में जो बाई इलेक्शन हुए थे, पीटीआई ने तमाम जगहों पर जीता था सवाए मुल्तान के, जहाँ पर वो मूसा गिलानी साहब से हार गए थे। अब जब मैं सर्वे करने गया तो मैं सिर्फ अर्बन एरिया में गया, मैं रूरल एरिया में नहीं जा सका था। अर्बन एरिया में नो डाउट पीटीआई का ज़ोर था, लेकिन चीज़ ये है कि वो सर्वे अनफेयर होता कि रूरल एरिया को कवर नहीं कर सका था। और बाद में रूरल एरिया से अगर मूसा गिलानी साहब जीत जाते और वो अर्बन एरिया की जो अगर पीटीआई की वेव नज़र भी आ रही थी उसको वो डिल्यूट कर देते, तो वो मेरा सर्वे अनफेयर होता और वो लगता कि असद अली तूर ने एक गलत सर्वे करके प्रेडिक्ट किया कि पीटीआई जीतने जा रही थी, बिल्कुल ठीक। जबकि मूसा गिलानी साहब आए, तो फिर मैंने जब वो कहा, फिर मुझे लगा कि यार ये फेयर नहीं होगा ये सर्वे, तो फिर मैंने नहीं एयर किया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के हल्के में आप बता रहे थे 2-3 मुख्तलिफ मकामात पर आप गए हैं, आपने जाकर विजिट किया, वहाँ पर क्या ओपिनियन है लोगों की? वहाँ पर पीटीआई और पीएमएलएन में मुकाबला है, और पीटीआई को 10% की लीड थी पीएमएलएन पे, और लाइक पीटीआई वाज 51% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और पीएमएलएन वाज 41%। और लेकिन ये 10% की लीड जो है ना, ये एक ऐसी लीड है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब खुद नहीं खड़े होते तो इसको हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट अपने हथकंडे इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ, कोई डोगर साहब वहाँ पे सुना है मुल्तान के कोई डीपीओ के आईजी आए हुए हैं, वो सुना है काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। सियासी जमातें जो हैं, हम अगर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो सियासी जमातों का भी तो किरदार है ना।
जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वहाँ पर किस ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग होती थी, तो उनके पास कोई अब वहाँ पर ग्राउंड पे नज़र नहीं आता। अच्छा, पीपल्स पार्टी का वोटर आपको साउथ पंजाब में अभी भी मिलता है। मुझे शाहमद कुरैशी साहब के हल्के में मिले पीपल्स पार्टी के वोटर, दूसरी जगहों पर पीपल्स पार्टी के वोटर मिले। उससे मेरी रीडिंग ये है कि साउथ में अभी भी पीपल्स पार्टी मौजूद है। अगर वो एफर्ट करे तो वो वहाँ पर अपने आप को खड़ा कर सकती है। और उसके लिए गुज़िश्ता रोज़ मेरी बिलावल भुट्टो साहब से सुप्रीम कोर्ट में बात भी हुई। जब उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि आप सर्विस कर रहे हैं, क्या आपके रिजल्ट हैं, मैंने उनको बताया। तो मैंने साउथ के बारे में उनको कहा, मैंने कहा मुझे सच्ची बात है, हालांकि बिलावल भुट्टो साहब खुद लाहौर से खड़े हुए, लेकिन उनको जो बात फैक्ट थी मैंने उनको करनी थी। मैंने कहा मुझे इधर लाहौर में तो आप लोगों के वोटर नहीं उस तरह नज़र आए, लेकिन साउथ पंजाब में मुझे आपके वोटर नज़र आए थे। तो इस पर बिलावल भुट्टो साहब ने एक तबसरा किया विच एटलीस्ट लुक फेयर टू मी। उन्होंने कहा कि असद साउथ पंजाब में हमें नहीं आने दिया जा रहा। उनका इशारा यकीन इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। उन्होंने कहा कि पिछली दफ़ा हम साउथ पंजाब में खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जनूबी सूबा महाज खड़ा करके PTI को डिलीवर कर दिए वो तमाम कैंडिडेट्स। इस दफ़ा इन्होंने IPP बना के हमें जनूबी पंजाब में आने से रोका है। तो वो उनकी बात अगर फैक्ट्स देखें तो इट मेक सेंस। तो अब आते हैं लाहौर की तरफ। नवाज़ शरीफ साहब के हलके में आप गए हैं, जहाँ से हमेशा यही कहा जाता है कि नून लीग किसी को भी खड़ा कर दे तो वो जीत जाएगी। तो अब की बार नवाज़ शरीफ साहब अगर ख़ुद आ रहे हैं तो जीत नहीं जाएंगे वो वहाँ से? जीत तो वो शायद जाएंगे, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 5% का डिफरेंस था, ठीक है। लेकिन चीज़ ये है कि फिर भी मियाँ नवाज शरीफ का आबाई हल्का, जहाँ से वो डे 1 से जीतते आ रहे हैं, वहाँ पर अगर PTI का उनसे 5% लीड हो सर्वे में तो इट्स शॉकिंग फॉर मी। और उससे कम से कम आपको आइडिया होता है कि अब कम से कम नून लीग वो जमात नहीं रही जो खंबा भी खड़ा करे तो जीत जाएगी। अच्छा, मतलब अब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस दफ़ा उनको इलेक्शन लड़ के जीतना पड़ेगा। उनको बहुत मेहनत, लड़ने से मुराद ये नहीं कि वो आगे भी लड़के नहीं जीतते थे, लेकिन इस दफ़ा उनको बड़ी खौफनाक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसे कहते हैं जिसमें दांतों में खून निकल आता है। क्योंकि अब की बार सुना है कि नवाज शरीफ साहब के ही अगर हल्के की बात करें, मैं मुख्तलिफ क्लिप्स भी देख रहा था कि सिर्फ यूथ ही नहीं है, कई सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो भी इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें मैंने ये जो किया भी, इसके ऊपर मैंने भी एक करना है डिटेल एनालिसिस इन हल्कों का, जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की ग्राउंड पे, जो मैं वीलॉग में अब शेयर करूंगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो मैंने बड़ी शॉकिंग थी ऑब्जर्व की। उसमें एक ये पहलू भी था कि PTI का वोटर बिलो जो 40 एज ब्रैकेट है उसमें ओवरवेलमिंग था। नून लीग का वोटर मोस्टली अबव 40 शुरू होता था, लेकिन PTI ने अबव 40 में भी अच्छा खासा डेंट डाला हुआ है। अच्छा, ठीक है, लेकिन PMLN ने उस तरह से बिलो 40 में डेंट नहीं डाला हुआ। तो दैट इज़ अ डिफरेंस। लाइक PTI अबव 40 में भी मतलब अपनी मौजूदगी रखती है। PTI ने अब जो अबव 40 वाला एक सर्कल है उसमें भी अपना इंग्रेस बना लिया है। बिल्कुल बना लिया। ये उनके लिए शॉकिंग है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए। बिल्कुल। और अगर हम ये बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ साहब के आबाई हल्के की, वहाँ पर अगर ये सूरत हाल है तो जहाँ पर नवाज शरीफ साहब नहीं है वहाँ पर क्या होगा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब जो आइंदा आम इंतखाबात हैं उससे मुतालिक जो मुख्तलिफ की आसराइयाँ हो रही हैं, उनकी आसराइयों की बेस भी समझ में आ रही है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके अलावा असद अली तूर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। हाल ही में हमने देखा है कि इनकी कुछ सोच भी तब्दील हुई है, और अगर मैं कह सकूँ, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब किस ज़माने में हम भी समझे जाते थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा के बहुत बड़े हामी हैं, हमें तो कई लोग माउथ पीस भी कहा करते थे। असद अली तूर साहब के बारे में भी यही राय थी। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अगेंस्ट हो गए हैं और आप वो बातें भी कर रहे हैं जो उनके कट्टर मुखालिफ भी नहीं कर रहे? इतना खुलकर क्यों कर आप उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा, मैं एक पहली बात आपको बताऊं, मैं नहीं समझता मेरी सोच तब्दील हुई है। मेरी सोच कंसिस्टेंट है। ठीक है। मैं डे 1 से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार का मुखालिफ हूँ। मैं डे 1 से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अपनी आला अदलिया का एलाय बनने का मुखालिफ हूँ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही हो या कुछ भी कर रही हो जो उनका गैर आइनी किरदार हो, तो आपको उसमें उनका सहूलतकार नहीं बनना चाहिए, उनका साथ नहीं देना चाहिए, चाहे अमली तौर पर या खामोश तमाशाई बनकर, किसी सूरत में नहीं देना चाहिए। तो मेरी सोच वही है। अब मैं एक दौर में लॉयर्स मूवमेंट में बहुत सरगर्म था। मेरे आज भी आप फेसबुक पे जाएं तो मेरे पास आपको फेसबुक पे मेरे अपने बनाए हुए बैनर्स मिलेंगे जो मैं इफ्तिखार चौधरी साहब की लॉयर्स मूवमेंट के दौर में बनाया करता था, खुद शौक से। ठीक है, जो डॉन के ज़माने में मुझसे मेरे साथ काम करते थे वो ये लोग चीज़ें जानते हैं। लेकिन बाद में मैं उन्हीं इफ्तिखार चौधरी साहब का सख्त नाक़िद था।
उसकी वजह ये थी कि फिर वही इफ्तिखार चौधरी साहब सो मोटो नोटिस ले के डेमोक्रेसी को डिसक्रेडिट कर रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी कर रहे थे। आज उन्हीं इफ्तिखार चौधरी साहब के जो उस दौर के वकील थे हामिद खान साहब कहते हैं कि रिको डिक और इन फैसलों में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का फुटप्रिंट था। ठीक है। अब आप आ जाएँ काजी फैज़ साहब पर। उनके ख़िलाफ़ जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आई, उनके लिए हम लोगों ने खड़े हुए, रिपोर्टिंग की, सब कुछ किया। जब कोई उनके लिए रिपोर्टिंग करने को उसने तैयार नहीं था, उस दौर में हम चंद गिने चुने लोग थे जो उनके लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। और ये नहीं कि मैं आज उस चीज़ पर रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने कल क्यों काजी फैज़ साहब के लिए बात की उनके हक़ में। मुझे फ़ख्र है कि जब एक जज फ़ौज के ज़ेरे अताब था तो मैं खामोश तमाशाई नहीं था। ठीक है। और जो उनके साथ हो रहा था उस दौर में बहुत ज़्यादती थी, उनके साथ उनकी अहलिया के साथ जो कुछ हुआ बहुत ज़्यादती थी। लेकिन आज आप सोचिए ना, काजी साहब के जब फंडामेंटल राइट पर वार किया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में तो खड़े हो गए। जब वो खड़े हो गए तो कौम उनके पीछे खड़ी होगी। मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी जिनकी आज भी कोई वैल्यू नहीं है वो भी उनके साथ खड़े हो गए। ठीक है। लेकिन आज कौम के फंडामेंटल राइट पर ज़रब पड़ रही है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक इलेक्शन चोरी कर रही है, और उसमें काजी साहब अगर मुझे खामोश तमाशाई नज़र आएंगे तो मैं माजरत के साथ, मैंने काजी साहब का साथ इसलिए तो नहीं दिया था कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो मैंने उनसे कोई फ़ायदा उठाना होगा। मैंने तो आज तक काजी साहब को ज़ाती तौर पर मैसेज भी नहीं किया हुआ उनके मोबाइल के ऊपर। बहुत से लोग तो कहते हैं कि आपका बड़ा राब्ता हुआ करता था, वो आपके घर भी गए थे। बिल्कुल मेरे घर आए थे, और वो मेरे घर भी मेरे से रब्ता किए बगैर आए थे। उन्होंने किसी से मेरे घर का एड्रेस लिया था, यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं था, वरना मुझसे मेरा एड्रेस मांगते। ठीक है। आई एम रियली हम्बल्ड, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे घर आए थे, उन्होंने मेरे से इज़हार यकजहती किया, मेरी बहुत हौसला अफजाई थी उससे, मैं इसमें उनका एहसानमंद हूँ। लेकिन मेरी ज़ात अदील सरफराज मैटर नहीं करती, मैं एक नो बॉडी हूँ। सही है। ठीक है। बात असूलों की है, और असूल मोम की नाक नहीं है, हम जब चाहें मोड़ लें। कि आज हम इस साइड की अगर नाकिद हैं तो कल ये साइड उठ के इसके साथ मिल जाए तो हम कहें कि ठीक हो गया। अच्छा, इससे हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। आज आपने एक ट्वीट भी किया है, और हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन पर आपने इनडायरेक्टली तनकीद की है। क्योंकि इनडायरेक्टली मैं इस वजह से कह रहा हूँ, आपने नाम नहीं लिया किसी का, और कहा है कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हमारे सहाफ़ी दोस्त, तहकीकाती सहाफ़ी, जो उस वक्त जो उनका स्टांस हुआ करता था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक नैरेटिव था, आज वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव नज़र नहीं आ रहा। इसकी बेस क्या, आपको क्यों कर आप ये कह रहे हैं? अदील एक चीज़ बताइए, क्या हम लोग पिछले दौर में जो तनकीद कर रहे थे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर, वो इसलिए कर रहे थे कि इस जमात को नहीं इसको सपोर्ट करें, या हम इसलिए तनकीद कर रहे थे कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में किरदार अदा करना ही नहीं चाहिए, किसी सियासी जमात का सपोर्टर नहीं होना चाहिए। फ़ौज और अदलिया हमेशा न्यूट्रल होनी चाहिए, वो मुल्क के इदारे हैं, वो मेरे आपके टैक्स से चलते हैं, वो फ्रीक नहीं हो सकते। ठीक है। वो फ्रीक बनते हैं तो वो मुतनाज़ा होते हैं। ठीक है। हम इस चीज़ पर तनकीद कर रहे थे। ठीक है। अब भी वही काम वो कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन माजी में वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे तो हम नाकिद थे, अब वो पीटीआई को रगड़ा दे रहे हैं तो हम तालियां बजा रहे हैं, हम उड़ उड़ के पीटीआई पर हमले कर रहे हैं। मतलब मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती यार, गिरे हुए सिविलियन को ठुड्डा मार के मैं कैसे टीपू सुल्तान कहलाऊंगा? मैं कौन सा सलाउद्दीन अयूबी बन जाऊंगा? मैं कौन सा मोहम्मद बिन कासिम हूँ जो मंजनीकों से वार कर रहा है दीबल के किले के ऊपर? क्या मजाक है यार ये। ठीक है यार, बात तो वो है ना, ताकतवर के आगे खड़े होकर बात करें ना। हम पिछले दौर में बात करते थे, मेरे वो तहकीकाती सहाफ़ी दोस्त बड़ी स्टोरीज करते थे कि फ़लाँ जो एतराज़ किया है फ़लाँ के कागजात के ऊपर, फ़लाँ के ऊपर किसी ने अगर किया है तो इसके पीछे वो है, इसका ताल्लुक वहाँ से था, ये फ़लाँ केस में भी पहले आता रहा है। सही है। अब ऐसी कोई वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी ही नहीं करते, बल्कि अब उनके ट्वीट्स होते हैं, ओ देखो AFIC पर भी उन्होंने अटैक किया था, वो देखो उन्होंने फ़लाँ पर भी किया था। भाई किया था अटैक, मैं कब कह रहा हूँ ठीक अटैक किया था, गलत काम था, करें उसके ऊपर उनको ट्राई, मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों भाई? आप मुझे एक चीज़ बताइए,
हमारे पार्लियामेंट हाउस पे फौज कब्जे करती रही। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को उनके ट्वीट का हवाला दे रहे हैं, उमर चीमा साहब का ये ट्वीट, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए। वो यही इनडायरेक्टली कह रहे हैं ना कि किस अदालत में फिर इनका ट्रायल हो। अच्छा, आजकल बहस यही है ना कि फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, इस पे तो हमारी पोजीशन ही बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि नहीं फौजी अदालतें कबूल हमें। आप बताइए ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस के मियां नवाज शरीफ साहब को जिन फौजी जनरलों ने निकाला था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दीवारें फांदी थी फौजियों ने पीटीवी पर, ये पार्लियामेंट हाउस पर उनका ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट में। हालांकि वो तो खुद फौजी एहलकार थे, अपना हल्फ तोड़ रहे थे, आइन तोड़ रहे थे। अगर उनका नहीं ट्रायल हुआ तो हमारे सिविलियंस का क्यों हो ट्रायल? क्या ये हमारा 9/11 नहीं हर कई साल बाद इस मुल्क में हुआ? सही है। क्या इस मुल्क में फौजी शबकुन मारे गए, वो सिविलियंस का 9/11 नहीं है? एक कोर कमांडर हाउस पर और जीएचक्यू के गेट के ऊपर 4 पत्थर लग गए तो फौज का 9/11 हो गया? ये क्या मजाक है यार, ये इतना दोहरा म्यार। और हमारे दोस्त उस पर तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं लगाओ 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 लगाओ, इन पर फौजी अदालतें लगाओ। यार मतलब ये क्या मजाक है? ये कौन सी हमारी सिविलियन बालादस्ती की खिदमत हम कर रहे हैं? ये कहाँ पर गई हमारी वो पोजीशन? हमें नई नई टीवी स्क्रीनें मिल गई हैं, हमें प्रोग्रामों में बिठाया जाने लग गया है, तो हमें मज़ा आने लग गया यार। क्या हमारी जद्दोजहद ये थी दिल सरफराज कि फ़ौज अपनी गोद से इमरान रियाज खान और सदीक जान को उठाए और असद अली तूर और फ़लाँ को बिठाए? अगर तो हमारी ये जद्दोजहद थी तो फिर तो हम कामयाब हो गए। और अगर हमारी ये जद्दोजहद नहीं थी, हमारी जद्दोजहद एक असूल की थी, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम उनके एलाए कैसे बन गए हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, अभी रिसेंटली समाअत हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर, और मिसिंग पर्सनस का मामला था, वहाँ पर आपका भी जिक्र हुआ। आप कमरा अदालत में उस रोज़ मौजूद नहीं थे, आप गालिबन उस रोज़ लाहौर में थे। जब मतीउल्लाह जान साहब का भी नाम लिया गया चीफ़ जस्टिस की जानिब से, आपका भी जिक्र किया गया और कहा गया, गवाही दी गई चीफ़ जस्टिस की जानिब से। इतना तो आप उनको क्रेडिट दें कि उन्होंने आपकी इस तमाम तर तनकीद के बावजूद आज भी आपको याद रखा है और ये कहा है कि ही वॉज द ओनली जर्नलिस्ट, दे बोथ वर द ओनली जर्नलिस्ट जिन्होंने आकर नेम किया है उन लोगों को जिन्होंने इनको उठाया और आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है, और मेरी नज़र में ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। तो आपको उन्होंने यहाँ तक कम से कम ये बात कही है, जहाँ तक आपने अभी बात की है इमरान रियाज साहब की या दीगर लोगों की, उनके बारे में उनकी राय ये है कि वो लोग तो आए ही नहीं हमारे पास, ना हमें उन्होंने बताया, ना उन्होंने उनका नाम लिया जिन्होंने उनको उठाया है। तो यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र नहीं आता कि हमें भी चाहिए कि हम लोग भी देखें कि हम क्या कर रहे हैं, और हम अगर चाह रहे हैं किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना तो हमें भी क्या उनके नाम नहीं लेने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए। मैं इसी चीज़ पे तो नाकिद हूँ ना इमरान रियाज खान वगैरह का आज भी, कि भाई नाम क्यों नहीं लेते हो, बात क्यों नहीं करते हो कि किसने किया, क्यों किया। हम तो नाम ले रहे थे, ये लोग हम पे तनकीद कर रहे थे, कह रहे थे झूठ बोल रहे हैं, इसकी क्या औकात है, इसके ऊपर वो हमला करेंगे। नहीं, बट दे हैव नो रियलाइज ना, उनको अब मालूम रियलाइज किया है ना, तो फिर उठ के आके नाम लेना यार। पूरी जहाँ पर जाते हैं एक यूट्यूबरों की फौज तो बुलाते हैं कि वीडियो बनाओ, मैं महारंग बलोच से मैंने हाथ जोड़ने हैं, ठीक है, लेकिन नाम नहीं ले रहे। भाई नाम लें, किसने किया, FIR करवाएं, केस करें। मैंने FIR करवाई हुई है यार। तो ठीक है, अब आपको लगता है कि अगर नाम लेने से वो मामला हल हो जाएंगे? आप ये समझते हैं कि इवेंचुअली ऐसे ही होगा? चीज़ें रिकॉर्ड पर तो लाए ना यार, सच तो आज तो सच बोलने। ठीक है, मैं रिकॉर्ड पर लाया ना, इसी मुल्क में रहता हूँ ना, यहीं पर सहाफ़त करता हूँ। कोई असाइलम तो नहीं ना लिया। उस वक्त PTI के वुज़रा भी मेरे पर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि असाइलम लेने के लिए कर रहा है। इधर ही हूँ ना, और वही सहाफ़त कर रहा हूँ। या आप कहें कि असद अली तूर अब तुम्हारी सहाफ़त बदल गई है, वही इस्टेब्लिशमेंट पर अभी भी तनकीद करता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्या होगा यार, हिम्मत कर लें यार, जो होनी थी ना वो हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, आपने अब आपके साथ जो हुआ है या इमरान रियाज साहब के साथ जो हुआ है, मेरे साथ वो नहीं हुआ, और मैं आप दोनों के शूज़ में आकर ये नहीं कह सकता कि भाई आप ये करें या नहीं करें। आप अगर बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं आपको बता देता हूँ ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं। मेरे पास ना, मैं एक बहुत मामूली सहाफ़ी हूँ, मेरे पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है। आपने मेरा घर देखा हुआ है, मैं किस तरह के घर में किस हालात में रहता हूँ, ठीक है। और फिर आप जाके इन लोगों के घर भी देखिए, वो बहुत लेविश हैं, इन्होंने बहुत जायदादें बनाई हैं, इनको करोड़ों के बैंक बैलेंसेस हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता इनको लगता है कि इनके स्टेक्स ज़्यादा हैं और ये वो स्टेक्स लूज़ नहीं करना चाहते। मेरे पास लूज़ करने का कुछ भी नहीं।
मैं अगर 4 पैसे कमाता भी अपने कपड़े लेता हूँ, याशी करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, मेरे को परवाह नहीं, इधर ही आता हूँ, सहाफ़त करता हूँ, चला जाता हूँ, वही बात करता हूँ जो पहले कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ। शायद खोने के लिए एक ज़िंदगी है, उसकी मुझे परवाह नहीं, मैंने काफ़ी अच्छी भरपूर ज़िंदगी जी ली है, नो वरीज़। थैंक यू असद अली तूर साहब। नाज़रीन, आपने सुना असद अली तूर साहब का बेबाक तबसरा, तजिया और अनसेंसर्ड इनकी गुफ्तगू। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।